गाइस 2021 जो है 2021 वो ख़त्म होने जा रहा है और आपको याद होगा कि 2007 से पहले आपको बटनों वाले जो फीचर फ़ोन्स होते हैं ना वो देखने को मिलते हैं। स्मार्टफोन्स का ज़माना नहीं था, लेकिन 2007 में एप्पल ने आईफोन रिलीज़ किया जिसने सारी कन्वेंशन को चेंज कर दिया। एक स्मार्टफोन्स में रेवोल्यूशन आ गई, ठीक है ना। तो उसके अगले साल ही 2008 में एंड्रॉयड आ गया, ठीक है। इसका एप्पल का iOS का एप्पल के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना आईफोन के अंदर उसको कहते हैं iOS। और इसी तरह आम बाकी एप्पल के अलावा आईफोन के अलावा जितने भी फोन्स हैं उसके अंदर चलता है एंड्रॉयड जो कि गूगल का सॉफ्टवेयर है। अब एप्पल का iOS और गूगल का जो एंड्रॉयड है, आईफोन के अंदर iOS और बाकी सब मोबाइलों में एंड्रॉयड चलता है स्मार्टफोन्स में। तो इनकी शुरुआत हो गई थी उसी वक्त से 2007 से और 2008 से। और उस वक्त जो है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा इनके अंदर फ़र्क था। मतलब iOS जो है वो काफ़ी लिहाज से आईफोन जो है वो बेटर था एंड्रॉयड से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यानी कि ईयर आफ्टर ईयर जो है ना इनके अंदर जो गैप है वो कम होता गया। और फिर एंड ये हुआ कि कुछ चीज़ों में एंड्रॉयड बेटर हो गया और कुछ चीज़ों में जो आईफोन है या iOS है वो बेटर हो गया। और अब हम अगर बात करें 2021 की, तो 2021 एंड होने जा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना कि दो ऐसी वीडियोस बना दूं कि एक वीडियो जिसके अंदर आप लोगों को ये बता दूं कि क्योंकि आजकल सिर्फ इनके अंदर ना वो जिस तरह चूहे बिल्ली का खेल रह जाता है ना कि एक साल एक कंपनी लेके आती है, आईफोन लेके आता है कोई नए फीचर्स, तो अगले साल एंड्रॉयड उसे कॉपी कर लेता है और अगले साल एंड्रॉयड कोई नए फीचर लेके आता है तो एक दो साल बाद आईफोन उसको कॉपी कर लेता है। तो दोनों के अंदर फीचर जो है वो तकरीबन सेम हो गए, परफॉर्मेंस तकरीबन सेम हो गई। पहले इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता था, लेकिन अब क्योंकि 2021 एंड होने वाला है तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी भी कुछ ऐसे फर्क हैं जो यानी कि आपके डिसीजन को कि आपने आईफोन लेना है या एंड्रॉयड लेना है ये डिसीजन बनाने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कोई एक एलेबोरेट करके इन चीज़ों को एक वीडियो बना दूं। आज की वीडियो जो है वो इस बारे में है कि एप्पल या आईफोन वो iOS जो है वो एंड्रॉयड से ज़्यादा बेटर किन किन चीज़ों में है। और दूसरी जो वीडियो होगी मेरी आने वाली वीडियो वो भी 1-2 दिनों तक या 3 दिनों तक आ जाएगी, उसके अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कुछ पॉइंट्स। आज की वीडियो में ये होंगे कि आईफोन क्या बेटर करता है एंड्रॉइड से, और अगली जो वीडियो आएगी वो होगी एंड्रॉइड क्या बेटर करता है आईफोन से। तो मेक श्योर कि अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मैं जो इन पॉइंट्स बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर इनसे अगर आप एग्री करते हैं या नहीं करते या कोई और पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर आप मुझे लिख के बता सकते हैं। अच्छा गाइस, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एनिमेशंस का, कि iOS के अंदर या आईफोन के अंदर जो एनिमेशन है ना ओवरऑल सिस्टम की एनिमेशन, यानी कि ऐप ओपन कर रहे हैं, ऐप क्लोज कर रहे हैं, आप होम स्क्रीन पे जा रहे हैं, लॉक स्क्रीन से होम स्क्रीन पे जा रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो जो एनिमेशंस होती हैं वो ज़्यादा स्मूथ हैं iOS में या आईफोन में। ये उसकी नीश के अंदर ही है, ठीक है। ये आपको iOS के अंदर देखने को मिलता है शुरू से कि iOS जो है वो ज़्यादा स्मूथ है। और अब 120 हर्ट्ज़ के आ जाने के साथ ही आपको पता है 60 हर्ट्ज़ का जो आईफोन था ना वो भी एंड्रॉयड के 120 हर्ट्ज़ जितना ही स्मूथ था। तो अब 120 हर्ट्ज़ के आ जाने से वो मज़ीद स्मूथ हो गया। तो अगर आपको एक ओवरऑल स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए तो आईफोन जो है वो आपको बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। इसके साथ ही जो नेविगेशन जेस्चर्स हैं जो कि आईफोन 10 में इंप्लीमेंट हुए थे 2017 में, वो जो जेस्चर्स हैं वो जेस्चर बेस्ड सिस्टम, मैंने आपको बताया ना एंड्रॉयड कॉपी कर लेता है या आईफोन की चीज़ें एंड्रॉयड कॉपी, एंड्रॉयड की चीज़ें आईफोन कॉपी। तो ये जेस्चर बेस्ड जो नेविगेशन है फुल स्क्रीन की वो एंड्रॉयड ने भी कॉपी की है, लेकिन आईफोन की अभी भी मुझे जो है ना वो जेस्चर बेस्ड नेविगेशन जो है वो ज़्यादा रिलायबल लगती है। आप एक दफ़ा स्वाइप करते हैं तो वो जेस्चर को फ़ौरन रिकग्नाइज करता है। एंड्रॉयड के अंदर भी अब 99% वो एक्यूरेट हो चुकी है, बहुत अच्छी हो चुकी है, लेकिन इसकी स्मूदर एनिमेशंस की वजह से इसके अंदर जेस्चर नेविगेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी है अभी भी एंड्रॉयड से। अच्छा, एक चीज़ जो है वो आप नोटिस करेंगे कि इसके अंदर ना आईफोन के अंदर हीटिंग कम होती है। या आपका आईफोन एंड्रॉयड कोई भी ले लें, यानी कि फ्लैगशिप की बात करूंगा यहाँ पे क्योंकि आईफोन की खुद भी एक फ्लैगशिप फ़ोन है, तो किसी भी फ्लैगशिप एंड्रॉयड से आप इसको कंपेयर करें तो ये उसकी निस्बत आउटसाइड बाहर इसकी जो बॉडी है वो कम आपको गर्म जो है ना फील होती है। एंड्रॉयड इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा हीटअप उसकी बॉडी फील होती है, और उसकी जो वजह है वो एक एंड्रॉयड का ही एक समझ लें कि वो एक बेनिफिट है जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो काइंडली यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लेकिन अभी के लिए ये पॉइंट है कि ये आईफोन जो है वो आपके हाथ को कम गर्म महसूस होता है, ये हीटअप कम होता है। अच्छा जी, उसके अलावा इसकी जो परफॉर्मेंस है वो तो यानी कि जो एंड्रॉयड लवर्स भी हैं वो भी मानते हैं कि जो एंड्रॉयड की परफॉर्मेंस है वो नो डाउट बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। इसके अंदर किसी किस्म के कोई लैग, कोई हिकअप्स कुछ भी देखने को नहीं मिलता। वो इस वजह से कि इसकी ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी है। iOS बना ही टच स्क्रीन के लिए है, तो इस वजह से
जो इसके अंदर आप लोगों को जो है ना ये स्मूथनेस देखने को मिलती है, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो इसके आईफोन यूजर्स के लिए। अच्छा, उसके अलावा एप्पल की जो प्रोडक्ट्स है ना, वो एप्पल की प्रोडक्ट्स के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं। जिस तरह एप्पल की मैकबुक, एप्पल का आईपैड, एप्पल के एयरपॉड्स, एप्पल के वॉच, ठीक है, एप्पल का आईफोन, ये सब चीज़ें आपस में बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट होती हैं, क्योंकि सब चीज़ें एप्पल खुद डिज़ाइन करता है, उनकी एसओसी एप्पल खुद बनाता है, उनका सॉफ्टवेयर जो है ओएस वो भी एप्पल खुद बनाता है। तो इनकी जो है ना आपस में इंटीग्रेशन आईफोन की एप्पल प्रोडक्ट्स के साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मसलन एयर ड्रॉप का आपने सुना होगा, आप एयर ड्रॉप कर सकते हैं कोई भी चीज़, ठीक है। उसके अलावा आप लोग अपनी कॉल्स जो आईफोन की हैं वो मैकबुक पे ले सकते हैं, वो आईपैड पे ले सकते हैं। आप अपनी आईफोन का डाटा है, मोबाइल डाटा, वो आप जो 4G है या 5G है, वो आप अपने मैकबुक के अंदर हॉटस्पॉट के तौर पे ऑटोमेटिकली यूज कर सकते हैं। आपकी सिर्फ एप्पल आईडी एक लगी होनी चाहिए। इसी तरह आप एक जगह पे कॉपी करें कोई चीज और दूसरी डिवाइस में आप उसको कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह की छोटी छोटी चीजें जो कि एप्पल के इकोसिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती हैं, जिसमें एंड्रॉइड काफी हद तक स्ट्रगल कर रहा है लेकिन अभी तक उस लेवल पे पहुंच नहीं पाया। इसमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल है वो सैमसंग ने की है, जो विंडोज के साथ बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी देता है लैपटॉप के मामले में। तो ये लेकिन अभी उस लेवल को नहीं पहुंच पाया। तो अभी जो एप्पल का जो इकोसिस्टम है वो इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अच्छा, एंड्रॉइड के कुछ फ्लैगशिप्स के अंदर ना एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है, वो ये कि पानी पड़ जाए स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, या आपके हाथ गीले हैं, स्क्रीन गीली हो गई है, या वाइल चार्जिंग पे आपने उसको लगाया तो उसका टच जो है ना वो पागल हो जाता है, यानी कि खुद ब खुद स्क्रीन के ऊपर कहीं ना कहीं टच होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो फिंगर का इनपुट है वो मतलब कि वो ठीक नहीं रहता। कभी एक जगह पे टच हो रहा है, दूसरी जगह पे टच हो रहा है, तीसरी जगह पे, वो बड़ी अजीब सी, जिस तरह स्क्रीन कहते हैं ना मोबाइल पागल हो गया, तो वैसी कुछ चीज़ सिचुएशन बन जाती है, जो कि आईफोन के अंदर मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। और सैमसंग के फ़ोन्स के अंदर एक ऑप्शन होती है सेटिंग के अंदर, वो टच की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए ना, तो वो अगर आप ऑफ कर दें तो सैमसंग के अंदर भी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो ये एक आईफोन का प्लस पॉइंट है, क्योंकि काफ़ी सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर आप चार्जिंग के दौरान उसको यूज़ नहीं कर सकते, काफ़ी सारे को कर भी सकते हैं। और जब स्क्रीन के ऊपर पानी पड़ जाए, मतलब आप हाथ धो रहे हैं या बारिश हो रही है या कुछ भी इस तरह का सीन है, तो उसको पहले आपको साफ़ करना पड़ेगा, जबकि आईफोन के ऊपर आप अपना काम खत्म करके उसको बंद करके बाद में साफ़ कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा एक इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, वो है इसका कैमरा। इसके कैमरे की पिक्चर्स की क्वालिटी, इसकी वीडियो की क्वालिटी नो डाउट के अनमैच्ड है। बहुत सारे एंड्रॉयड के स्मार्टफोन्स जिस तरह के Xiaomi के आ गए, ठीक है, फ्लैगशिप फोन्स, अभी रियलमी का आने वाला है, सैमसंग के ख़ास तौर पे ये एप्पल के साथ इजीली compete करते हैं, ठीक है, वीडियो में भी, फोटोज़ में भी। लेकिन एप्पल जो ख़ास तौर पे अगर वीडियो की बात करें, फ़ोटोज़ के अंदर तो इजीली गूगल पिक्सल जो है ना, वो पिक्सल 6 प्रो हो गया जिस तरह से, वो इसको हरा देता है, उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी पिक्चर्स की। लेकिन एक ओवरऑल कैमरा सेटअप अगर देखें ना वीडियोज़ वगैरह के अंदर भी, तो जो आईफोन है वो उसकी वीडियो क्वालिटी अभी भी सबसे बेस्ट है पूरी इंडस्ट्री में। यानी कि अगर आपको एक पॉइंट एंड शूट कैमरा चाहिए ना, कि बस लिया और एक तस्वीर ले ली, एक वीडियो ले ली और वो अच्छी ही निकलेगी, रिलायबल होगी, ऐसी परफॉर्मेंस है आईफोन की। और दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ कि इसका प्रोसेसर क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, तो जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा होता है रियल टाइम में रेंडरिंग करके, वैसी ही इसकी जो है ना पिक्चर और वीडियो क्वालिटी आपको देखने को मिलती है आफ्टर शूटिंग भी, ठीक है। जिस तरह एंड्रॉयड फोन है, जिस तरह पिक्सल 6 वगैरह, उसके अंदर आप नाइट मोड में कोई फोटो लेते हैं, बहुत बेकार शो कर रहा होता है, लेकिन बाद में उसकी प्रोसेसिंग वगैरह करके बहुत ही आउट क्लास किस्म का रिजल्ट आपको शो करवाता है। लेकिन आईफोन के अंदर एक फ़ायदा ये है कि आप इसके जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, यानी कि वो पोस्ट प्रोसेसिंग जो बाद में करते हैं ना एंड्रॉयड फ़ोन्स, ये पहले ही आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता है जब आप शूट कर रहे हैं, जब आप तस्वीर ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं, उस दौरान ही, तो आपको ज़्यादा बेहतर जो है ना वो आइडिया हो जाता है कि तस्वीर कैसी आएगी बाद में। अच्छा, उसके अलावा एक अगर आप यानी कि आम नॉर्मल कैमरा ऐप यूज़ करते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं जिस तरह के हो गया इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया ऐप, जिस तरह इंस्टाग्राम हो गया या स्नैपचैट हो गया, जिसके अंदर आप स्नैपचैट का कैमरा या इंस्टाग्राम का कैमरा यूज़ करते हैं, तो वो एंड्रॉयड के अंदर आईफोन के अंदर जो है वो उसका अपना कैमरा यूज़ कर रहा होता है, जबकि उसके एंड्रॉयड के अंदर ये, या अगर आप पिक्चर लेते हैं तो वो स्क्रीनशॉट ले रहा होता है, और अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। अगर आप उसके असल कैमरे से लेंगे इमेज या वीडियो तो उसकी क्वालिटी बहुत आउट क्लास होगी, लेकिन स्नैपचैट या इंस्टाग्राम के अंदर ऐसा नहीं होता। अब उसकी भी रीज़न है, वो आप लोग छोड़ें, अभी के लिए ये एक प्लस पॉइंट है आईफोन के लिए कि
एप्पल के अंदर जो है ना, आईफोन के अंदर आपको स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया या किसी भी और ऐप के अंदर जो कैमरा है उसकी क्वालिटी वैसी देखने को मिलती है जैसी आपको आईफोन के नेटिव कैमरा ऐप में देखने को मिलती है। अच्छा जी, उसके अलावा इसका एक प्लस पॉइंट है इसकी फेस आईडी। अब वो कुछ लोगों के लिए प्लस पॉइंट नहीं है आजकल के दिनों में, क्योंकि आप लोगों को मास्क वगैरह पहनना पड़ रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर आपने मास्क नहीं पहना, आप हर वक्त मास्क तो नहीं पहन के रखते होंगे, तो ये एक बहुत अच्छा एक यानी कि अनलॉकिंग मेथड है, बायोमेट्रिक मेथड है। एक तो रिलायबल है, 3D फेस स्कैनिंग है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये पैसिव है, ये आपको कुछ इनपुट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको टच नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिक काम करता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, अभी जो सैमसंग के अंदर आ रहे हैं ना, जिस तरह S21 अल्ट्रा में आया या S22 अल्ट्रा में आएगा, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर जो क्वालकॉम वालों का है वो बहुत आउट क्लास है। बाकी जो अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर है ना, ऑप्टिकल वाले, वो इतने रिलायबल भी नहीं है। और लेकिन ये अच्छा इसलिए है जो अल्ट्रासोनिक है कि आपके हाथ गीले हैं, आपके हाथ पे तेल लगा हुआ है या कोई मिट्टी वगैरह कुछ भी लगा हुआ है, ये काम कर देता है, ठीक है। काफ़ी रिलायबल है। तो फेस आईडी के बाद अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो लगता है। लेकिन ये आईफोन के लिए आप बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसके अंदर फेस आईडी जो कि ऑटोमेटिकली काम करती है। अच्छा जी, उसके अलावा अगर आप देखें, टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर जो होता है, ग्लास प्रोटेक्टर जिसको आप लोग कहते हैं आमतौर पे, वो जो है वो आईफोन की क्योंकि है फ्लैट डिस्प्ले, ठीक है। तो फ्लैट डिस्प्ले के ऊपर इजीली वो जो है ना वो आ जाता है, उसके काफ़ी सारी क्वालिटियाँ भी आती हैं, वो उसके अंदर कोई इशू आपको देखने को मिलता ही नहीं है। लेकिन आप अगर एंड्रॉइड फ़ोन देखें जो फ्लैगशिप हैं, उनके अंदर ज़्यादातर की जो स्क्रीन है वो कर्व्ड है। जिस तरह सैमसंग के फ़ोन्स की, वीवो के फ़ोन्स की, शाओमी के फ़ोन्स की, ज़्यादातर फ़ोन्स जो है ना, ओप्पो के हो गए, जो भी फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं उनकी स्क्रीन कर्व्ड होती है, जिसके और उसके अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है। अब ये मसला इसलिए है कि जिस तरह सैमसंग का फ़ोन ले लें जिसका सबसे बेस्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर है, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर अंडर डिस्प्ले, अगर आप उसके ऊपर प्रोटेक्टर चढ़वा भी लेते हैं, कर्व्ड स्क्रीन के हिसाब से भी उसका अच्छा मिल जाता है प्रोटेक्टर, आप प्रोटेक्टर चढ़ा लेते हैं तो उसका अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर काम नहीं करता, उतना रिलायबली काम नहीं करता। कभी कभी आपकी दूसरी उंगली से या किसी और की उंगली से भी खोल देता है, और कभी आपकी अपनी उंगली से भी नहीं खोलता, और कभी बिल्कुल ठीक काम करता है। लेकिन अगर आप ग्लास ग्लास प्रोटेक्टर नहीं चढ़वाते, आम प्रोटेक्टर चढ़वा लेते हैं, तो फिर तो वो सही काम करेगा, ठीक है। या प्रोटेक्टर ना चढ़वाएं या आम नॉर्मल जो प्लास्टिक वाला होता है वो चढ़वा लें, तो उस पर वो ठीक काम करता है। लेकिन ग्लास जो है वो आपकी स्क्रीन को एक एक्स्ट्रा वो दे देता है ना, लेयर दे देता है प्रोटेक्शन की, तो वो चीज़ आप फिर उसके अंदर नहीं कर सकते। ये आईफोन के लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी पिछले पॉइंट में बताया, फेस आईडी वो तो वैसे ही काम कर लेती है। अच्छा, उसके अलावा जो आईफोन के अंदर डिस्प्ले की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप ये देख लें कि मैनुअली ये मोस्ट ब्राइट अभी तक का जी किसी भी फ़ोन में मोस्ट ब्राइट डिस्प्ले वो आपको आईफोन में देखने को मिलता है। सनलाइट विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। HDR डॉल्बी विजन भी सपोर्ट करता है, उसके अंदर 1200 निट्स तक की ब्राइटनेस जो है वो सपोर्ट करता है। अब एंड्रॉयड में इससे ज़्यादा HDR में सपोर्ट करने वाले फ़ोन हैं, जिस तरह Xiaomi का हो गया Mi 11 अल्ट्रा, और आगे आने वाले सैमसंग के और Xiaomi के फ़ोन्स भी करेंगे। लेकिन जो ये है ना कि आम नॉर्मल आप हर वक्त HDR यूज़ नहीं कर रहे, आप धूप में चल रहे हैं, आप चैटिंग कर रहे हैं, आप किसी को कॉल कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, आप धूप में बैठ के कभी भी HDR वीडियो नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो धूप के अंदर जब चल रहे हैं तब आपको एक्चुअल में सनलाइट विजिबिलिटी के लिए एक्स्ट्रा ब्राइटनेस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपको आईफोन के अंदर बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है, और कुछ सैमसंग के फ़ोन्स में भी ये बहुत अच्छी देखने को मिलती है। अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर एप्पल की प्रोडक्ट्स के अंदर आपको कुछ ना एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव किस्म की एप्स देखने को मिलती हैं, जिस तरह के लूमा फ्यूजन हो गया, जो कि एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग वीडियो एडिटिंग ऐप है, जिसके ऊपर मैं अपनी वीडियोस भी एडिट करता हूं। अब वो सिर्फ आईफोन और आईपैड के लिए अवेलेबल है। इसी तरह फाइनल कट प्रो है, जो कि सिर्फ मैकबुक के लिए अवेलेबल है, बाकी विंडोज़ के लिए अवेलेबल नहीं है, विंडोज़ लैपटॉप्स के लिए या पीसीज के लिए, ठीक है ना। तो इसी तरह से डार्क्स का एक वेदर ऐप है जिसको एप्पल ने खरीद लिया, और वो एप्पल की ही वेदर ऐप के अंदर उन्होंने इंटीग्रेट कर दी, जिससे उनकी वेदर ऐप बहुत अच्छी हो गई है। तो ये कुछ एक्सक्लूसिव ऐप्स हैं जो कि आपको आईफोन या आईपैड या मैक या एप्पल की प्रोडक्ट्स पे देखने को मिलेंगी। तो ऐसी एक्सक्लूसिव ऐप्स के लिए अगर आप लेना चाहते हैं कोई चीज़, तो वो आपको फिर एप्पल की ही प्रोडक्ट या आईफोन ही लेना पड़ेगा। एंड्रॉयड में जिस तरह लूमा फ्यूजन अभी तक सपोर्टेड नहीं है, लेकिन उनका बीटा आ चुका हुआ है, तो वो उम्मीद की जा रही है कि जल्दी एंड्रॉयड पे भी आ जाएगा। लेकिन अभी तक के लिए, क्योंकि 2021 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2021 एंड होने वाला है, तो अब हम देख रहे हैं कि एंड्रॉयड और आईफोन जो iOS है वो किस जगह पे हैं। तो अभी तक के लिए एक्सक्लूसिव ऐप्स कुछ हैं जो कि आईफोन के लिए हैं। इसी तरह से अगर आप देखें आई मैसेज और फेस टाइम, तो ये चीज़ें आपको सिर्फ आईफोन पे देखने को मिलेंगी। अब फेस टाइम ये नहीं है कि कोई बहुत ही यानी कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड चीज़ है, यानी कि आपको डुओ गूगल की तरफ से डुओ मिल जाता है। आप व्हाट्सएप पे भी अब तो वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, बहुत सारी स्काइप है जिस तरह से।
बहुत सारी वीडियो कॉल्स की ऐप्स हैं। लेकिन फेस टाइम का ये है कि आईफोन टू आईफोन अगर आपने करनी है, आपको कोई एक्स्ट्रा ऐप करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आई मैसेज भी है, आईफोन टू आईफोन इनकी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड के अंदर देखें तो इस तरह की कोई कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है, कोई ऐप नहीं अवेलेबल जो हर एंड्रॉयड तो हर एंड्रॉयड, हाँ गूगल की ऐप्स आप कर सकते हैं इस तरह की कनेक्टिविटी के लिए, लेकिन ये एप्पल के लिए एक प्लस पॉइंट है। इसी तरह आपको जो पीक परफॉर्मेंस है, जो एसओसी जो चिपसेट है एप्पल की A15 जो प्रोसेसर लगा हुआ है आईफोन के अंदर, उसकी परफॉर्मेंस आपको पीक परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। खासतौर पर ये आपको तब फील होता है जब आप वीडियो रेंडरिंग कर रहे हैं, आप किसी एंड्रॉयड मोबाइल में करें और इसमें करें, आपको लिटरली फ़र्क महसूस होगा कि ये तकरीबन 3 से 4 गुना तेज़ कर लेता है वीडियो रेंडरिंग उनसे, या और कुछ नहीं, बहुत फास्ट मोबाइल ले आएंगे तो उससे फिर भी डबल स्पीड पे कर लेगा। ठीक है, तो इसका प्रोसेसर बहुत पावरफुल है। और फिर दूसरी चीज़ ये कि इसकी जो परफॉर्मेंस पर वॉट है वो बहुत ज़्यादा यानी कि कम है, यानी कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत कम पावर यूज़ करके बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको निकाल के देता है। जबकि एंड्रॉयड के अंदर अगर वो परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए उनको तो वो पावर भी उसी लिहाज से देते हैं, तो इस वजह से ये बैटरी कम कंज्यूम करता है जो आईफोन है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसके लिए कि कम मिलियन पावर्स की जो बैटरी है वो उसके अंदर भी आपको एंड्रॉयड के बड़े बड़े बैटरियों वाले फ़ोन से ज़्यादा बैटरी बैकअप निकाल के देता है। बैटरी टाइमिंग इसकी ज़्यादा अच्छी होती है एंड्रॉयड के फ़ोन से कम बैटरी होने की बावजूद भी। तो उसकी वजह यही है कि इसकी चिप्स बहुत एफिशिएंट हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस पर वॉट आपको देती हैं। इसी तरह से जो आईफोन के स्पीकर्स हैं, ठीक है, खासतौर पे आप 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स में देखें तो जो स्पीकर्स की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। यानी कि आपको लाउडनेस तकरीबन हर मोबाइल में सेम देखने को मिल जाती है। फ्लैगशिप फोन्स की बात कर रहा हूँ, जिस तरह S21 अल्ट्रा वगैरह हो गया, हर चीज़ में लाउडनेस अच्छी। लेकिन एप्पल की जो स्पीकर की क्वालिटी है, जिसको बेस इसके अंदर ज़्यादा है, ठीक है, क्लैरिटी तो उतनी ही है, क्लैरिटी शायद कि सैमसंग में ज़्यादा हो, लेकिन जो बेस है ना वो इतने से स्पीकर के अंदर भी इतनी अच्छी बेस देना, ये काम अभी तक और कोई कंपनी नहीं कर सकी। हाँ, कुछ बड़े बड़े फ़ोन्स हैं जिसके अंदर बेजल्स हैं, उसके अंदर बड़े स्पीकर लगे हैं, उसके अंदर बेस अच्छी है इनसे, लेकिन इतने से फॉर्म फैक्टर के अंदर इतने अच्छी क्वालिटी स्पीकर्स की वो सिर्फ आईफोन ही देता है। अच्छा जी, उसके अलावा एक चीज़ की टेक्टाइल जो इसका फीडबैक है, जो इसके अंदर वाइब्रेशन मोटर लगी हुई है, वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। और आप एक फ्लैगशिप फ़ोन जब यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ मैटर करती है कि उसकी वाइब्रेशन मोटर की या टेक्टिक्स की किस तरह की क्वालिटी है। और फिर इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू भी बहुत अच्छा एप्पल ने इंप्लीमेंट किया है, तो इसके जो टेक्टाइल फीडबैक है वो बहुत अच्छा है। आपको ऐप्स के अंदर बड़ा यानी कि आपको हल्की सी वाइब्रेशन होती है और आपको पता लग जाता है कि यार जो मैं कर रहा था वो हो गया है। तो ये एक बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंटेशन भी इसकी की है, और जो इसकी मोटर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अभी तक एंड्रॉइड का मैंने कोई ऐसा फ़ोन नहीं देखा जिसमें इस लेवल की वाइब्रेशन मोटर लगाई हुई हो। इसी तरह से आईफोन के अंदर जो रैम मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है। आप ये देख लें कि जो 13 प्रो मैक्स अभी इनका लेटेस्ट आईफोन आ रहा है उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 6 GB की 6 GB रैम देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप मल्टीटास्किंग की बात करें ना, तो जो एंड्रॉयड के 12 GB वाले फ़ोन्स हैं ना, उनके लेवल की मल्टीटास्किंग ये कर सकते हैं आईफोन, यानी कि एक ही टाइम में कितनी ऐप्स। मैंने इस तरह भी किया है अपने 13 प्रो मैक्स के अंदर कि मैं एक ऐप खोल दी, ठीक है, जिस तरह यूट्यूब खोल दी, और मैंने एक दफ़ा, मैं COD मोबाइल, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेलता हूँ, तो एक दफ़ा मैंने क्या किया कि COD मोबाइल ओपन की, ठीक है, उसके बाद उसको बंद करना, बंद नहीं किया, मैं ऐप्स बंद करता ही नहीं हूँ, तो मैंने उसको तकरीबन कोई 24 से ज़्यादा, तकरीबन 30 घंटों के बाद जो है ना वो चलाया और वो वहीं से रिज्यूम हो गई। इतनी अच्छी रैम मैनेजमेंट है आईफोन की। एंड्रॉयड के अंदर भी मेरे साथ कभी इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन उसके अंदर रैम इससे डबल होती है। तो एंड्रॉयड को ओवरऑल वैसे ही रैम ज़्यादा चाहिए, तो इसकी रैम कम है, इसलिए इसको रिसोर्स भी कम लगता है, यानी कि बैटरी भी कम कंज्यूम करता है, और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको निकाल के देता है मल्टीटास्किंग की। इसके अलावा आईफोन का या iOS का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो OS की सिस्टम अपडेट्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की, iOS की, वो आपको डे 1 पे देखने को मिलती है। जो भी आईफोन सपोर्टेड है, बेशक वो आज से 6 साल पुराना है, वो भी अगर सपोर्टेड है तो उस पर भी आपको जैसे ही अपडेट पुश होगी OTA ओवर द एयर, वो आप लोगों को उसी वक्त देखने को मिल जाएगी। iOS 15 की जिस तरह से अपडेट आई थी, इवन के 6S भी है ना किसी के पास, उसको भी उसी टाइम पे मिलेगी जिस टाइम 12 प्रो मैक्स वाले को मिलेगी। तो ये एक एप्पल की है कि आप मतलब इररेलेवेंट है कि आप कौन से रीजन में रहते हैं, आपके पास कौन सा आईफोन है, नहीं, आपके पास अगर सपोर्टेड डिवाइस है, अगर सपोर्टेड आईफोन है और आप कहीं पे भी दुनिया में हैं और आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, तो आपको उसी टाइम पे सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगी जब बाकी सारे सपोर्टेड आईफोन्स को मिलेगी, चाहे आपके पास लेटेस्ट हो चाहे 6 साल पुराना हो। ये बहुत बड़ी चीज़ है, जबकि एंड्रॉयड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गूगल पहले, अब एंड्रॉयड 12 जिस तरह से आया है,
तो गूगल ने रिलीज़ कर दिया। उसके बाद हर कंपनी ने, हर OEM ने, जिस तरह सैमसंग हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, रियलमी हो गया, शाओमी हो गया, इन्होंने अपने अपने लिहाज से उसको जो है ना वो ट्वीक करना है अपनी OEM के लिहाज से। जो स्किन होती है ऊपर, वन UI हो गई, ठीक है, मी UI हो गई, रियलमी UI हो गई, कलर OS हो गया, इसको जो है ना वो ट्वीक करते हैं, फिर उसके बाद देते हैं, और फिर जब पुश करते हैं अपडेट तब भी रीजन डिपेंडेंट होती है। पहले US में आ रही है, फिर UK में आ रही है, फिर इस जगह आ रही है, मतलब पाकिस्तान में जिस तरह अब हम रहते हैं, या इंडिया वाले भी हैं, इंडिया वालों में फिर भी शायद जल्दी मिल जाती होगी, लेकिन पाकिस्तान में आते आते उसको 2 महीने 2.5 महीने लग ही जाते हैं। US में आ जाती है 2-2.5 महीने पहले, बाद में जो है ना वो इधर आती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अपडेट्स अगर आपको टाइमली चाहिए तो उसके लिए एप्पल का मुकाबला नहीं है। अच्छा, उसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट वो ये है कि IP68 हर कंपनी दे रही है तकरीबन फ्लैगशिप फोन्स के अंदर, जिस तरह सैमसंग दे रही है S21 सीरीज में, फोल्ड सीरीज में भी दे रही है अब, और उसके अलावा वन प्लस दे रही है, ठीक है, शाओमी दे रही है, ओप्पो दे रही है, रियलमी दे रही है। तो हर कोई कंपनी IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस देती है, लेकिन उनकी जो रेटिंग है वो होती है 1.5 मीटर तक 30 मिनट तक। 1.5 मीटर पानी में आप उसको डुबो के रख सकते हैं, या वो अगर गिर जाता है तो 1.5 मीटर पानी में और 30 मिनट तक। जबकि आईफोन की जो रेटिंग है वो 6 मीटर की है, IP68 ही, लेकिन 1.5 से 6 मीटर, ठीक है, यानी कि 4 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो आप उसको 6 मीटर तक भी अगर डूब जाता है तब भी उसको कुछ नहीं होगा, वो इस तरह से टेस्टिंग किया हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको डुबोएं, क्योंकि चाहे एंड्रॉइड हो, चाहे आईफोन हो, चाहे 1.5 मीटर हो, चाहे 6 मीटर हो, कोई भी वेंडर जो है वो आपकी वारंटी को कवर नहीं करता इसको, ठीक है, वाटर डैमेज को वारंटी में कवर नहीं करता। लेकिन फिर भी एक पीस ऑफ माइंड के लिए जो है ना वो ये है कि इसको 6 मीटर तक टेस्ट किया गया, उनको 1.5 मीटर तक जो है ना वो टेस्ट किया गया। तो ये एक आईफोन का एक प्लस पॉइंट है। और अगर हम वारंटी की बात कर रहे हैं तो एप्पल एक वाहिद वेंडर है पूरी दुनिया में जो आपको इंटरनेशनल वारंटी प्रोवाइड करता है, यानी कि आप कहीं से भी अपना आईफोन लें और उसका बिल जो है ना वो रसीद वो आप साथ रख लें, तो आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी हों, कहीं पे भी चले जाएं, आप उसकी वारंटी जो है वो क्लेम कर सकते हैं। जबकि किसी और वेंडर के साथ ऐसा नहीं है। उनके लिए यही है कि आप जिस मुल्क से खरीदेंगे उसी मुल्क के अंदर उसकी जो है ना वो वारंटी क्लेम हो सकती है। जबकि आईफोन का ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि इंटरनेशनल वारंटी देता है। आप कहीं पे भी हों, किसी भी पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे आप वहाँ पे एप्पल सेंटर पे कहीं पे भी जाके उसकी जो है ना वो वारंटी क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा एप्पल का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है, उसकी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से उसकी जो रीसेल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपका बहुत कम पैसा टूटता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो रीसेल आती है वो सैमसंग की आती है, लेकिन उसकी इससे काफ़ी ज़्यादा कम है। तो रीसेल की बात करें, ब्रांड वैल्यू की बात करें, तो वो एप्पल को उसमें बीट करना अभी तक के लिए इम्पॉसिबल है। अच्छा, उसके अलावा एक बहुत बड़ा पॉइंट जो कि है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, जो कि एप्पल का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिसको हर साल एप्पल इंप्रूव भी करता है। तो इसके अंदर तो ज़्यादा बहस करने की जरूरत नहीं, इसके अंदर एप्पल टॉप पे ही है। ये एप्पल के आईफोन लेने का आपको फ़ायदा होगा अगर आप अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बारे में कंसर्न हैं। अगर आप फिर भी जो एंड्रॉयड वाली मैं वीडियो बनाऊंगा आप उसके अंदर ज़रूर देखिएगा कि उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जिससे शायद आपका दिल करे कि यार ये जो चीज़ें एंड्रॉयड कर सकता है ये आईफोन नहीं कर सकता, तो मे बी मुझे जो है ना वो एंड्रॉयड लेना चाहिए। तो उसके अंदर अगर सिक्योरिटी और प्राइवेसी की बात करें तो ये नहीं है कि वो अनसिक्योर है। उसके अंदर खासतौर पे जो सैमसंग है वो KNOX सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है अपने फ्लैगशिप फोन्स में। तो अगर आप आईफोन ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है सैमसंग का भी फिर फ्लैगशिप ही लेंगे या एंड्रॉयड का भी फ्लैगशिप ही लेंगे, तो उसके अंदर एक बहुत अच्छी जो है ना वो सिक्योरिटी वो एंड्रॉयड भी प्रोवाइड करता है। और प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में ये थोड़ा ही फ़र्क है इनके अंदर। आईफोन फिर भी ज़्यादा जो है ना सिक्योर है और ज़्यादा प्राइवेट है, तो इसमें भी इसको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा आईफोन के अंदर आप लोग सिरी जो है ना वो ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसका अपना असिस्टेंट है। जब जिस तरह गूगल असिस्टेंट है एंड्रॉयड में, इसी तरह आईफोन में सिरी है जिसको आप ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे फंक्शन जिनको नेट की ज़रूरत, इंटरनेट की नहीं है, आप वो मोबाइल डाटा या वाईफाई के बगैर ऑफलाइन सिरी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी उसकी यह है कि परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ऑन डिवाइस हर चीज़ हो रही है। इंटरनेट के कनेक्शन के ऊपर, स्पीड के ऊपर उसका डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपने ऑन डिवाइस कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, जिस तरह बैटरी ब्राइटनेस वगैरह इंक्रीज़ करनी है, डिक्रीज़ करनी है, अलार्म सेट करना है, टाइमर लगाना है, ये वो, तो इस तरह के जो काम हैं वो ऑन डिवाइस हो जाएंगे, ऑफलाइन हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जो कि अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ गूगल असिस्टेंट में या एंड्रॉयड में इस तरह का कोई ऑफलाइन वाला सीन नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, इसके पीछे एक सेंसर आता है जिसको लाइडार सेंसर कहा जाता है, जो कि 3D मॉडलिंग भी कर सकते हैं आप उससे। फोकसिंग, कैमरे की फोकस स्पीड बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है उससे,
ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से फोकस करके रखता है। कोई नया सब्जेक्ट एंटर हो जाए कैमरे के फ्रेम में तो उसको बहुत अच्छे तरीके से फोकस भी कर लेता है। इसके अलावा कैमरे के अंदर आपको इसके जो है ना, मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा महसूस होती है, पता नहीं क्यों होती है, दूसरों को पता नहीं क्यों नहीं होती, लेकिन मुझे इसके जो शटर आप जिस तरह प्रेस करते हैं ना तस्वीर लेने के लिए, आपने शटर प्रेस किया साथ ही जो है ना वो उसकी तस्वीर ले लेता है, यानी कि लैग नहीं है, जीरो शटर लैग। आप जैसे ही प्रेस करेंगे तस्वीर अगले की ले लेगा। जबकि ख़ास तौर पे जो अच्छे कैमरे हैं ना वो इसके अलावा मुझे सिर्फ सैमसंग के लगते हैं। तो सैमसंग के अंदर भी आपको अभी तक भी शटर लैग देखने को मिलता है। आप प्रेस करते हैं थोड़ी देर लगती है उसको, ऐसे मिली सेकेंड ही लगता है, लेकिन फिर भी लगता है वो तस्वीर लेने के लिए। तो ये एक छोटी सी जो चीज़ थी ये मुझे आईफोन के लिए बेटर लगी। अच्छा, इसके अलावा एक ना फीचर आया यूनिवर्सल कंट्रोल के नाम से, जो कि एप्पल ने डेमो किया था, ठीक है, लेकिन अभी तक वो जो है ना वो नहीं हुआ, रिलीज नहीं हुआ बाकी एप्पल की प्रोडक्ट्स के लिए। यानी कि उसके अंदर ये है कि आप एक साइड पे आईफोन वो आईपैड रख दें, ठीक है, साथ में आप मैकबुक रख दें, साथ में आप एप्पल का प्रो डिस्प्ले XDR रख दें, तो आप उसके मैकबुक के ऊपर ही ना उसके टच पैड से वो एरो को कंट्रोल कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली इसमें आईपैड में चला जाएगा या मैकबुक में उसमें चला जाएगा। मैकबुक से होके आप यानी कि प्रो डिस्प्ले से कोई चीज़ उठा के आप मैकबुक में या आईपैड में कॉपी करना चाहते हैं या आईपैड से उठा के मैकबुक में, तो वो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल कंट्रोल है जो कि एप्पल की प्रोडक्ट्स के साथ काम करता है। ये एक बहुत अच्छा फीचर अभी तक रोल आउट नहीं हुआ, लेकिन आने वाले फ्यूचर में कुछ महीनों में आ जाएगा। तो ये एक एप्पल के लिए एंड्रॉइड, इसके आईफोन के लिए या एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए एक प्लस पॉइंट है एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड। इसी तरह से एक छोटा सा फंक्शन ये है कि जिस तरह आप फर्ज करें कि कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं या बहुत लंबी वेबसाइट का पेज आपने ओपन किया, आप उस पर स्वाइप करते जाते सबसे नीचे चले जाते हैं, तो अब आपको 6, 7, 8 स्वाइप्स करके दोबारा ऊपर जाना पड़ेगा। तो आईफोन के अंदर ये है कि आप टॉप स्क्रीन के बिल्कुल टॉप के ऊपर टच करें तो वो ऑल द वे आप ऊपर चला जाता है। आप सेटिंग्स के अंदर बहुत नीचे गए हैं, आप ऊपर टैप करेंगे तो ये टॉप पे ले आएगा आपको ना। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, सॉफ्टवेयर के अंदर इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। ख़ास तौर पे जब आप काफ़ी किसी यानी कि कॉन्टैक्ट्स हैं जिस तरह से खोलें, आप बहुत नीचे चले गए हैं, S तक पहुंच गए हैं, आपने यानी कि सबसे टॉप पे जाना, तो आप बजाय इसके कि स्क्रॉल करें या A to Z वाले उस पर स्क्रॉल करें, आप सीधा ऊपर सिर्फ टैप करें तो आप ऊपर पहुंच जाएंगे। आप वेब पेजेस में भी इस तरह कर सकते हैं, ऐप्स के अंदर भी इस तरह से कर सकते हैं। ये एक बहुत जो है ना कन्वीनियंट चीज़ है, छोटी सी चीज़ है। इसी तरह से जिस तरह एक जो फिजिकल म्यूट स्विच लगा हुआ है, ठीक है, साइड पे जो स्लाइडर होता है जिससे आप साइलेंट पे लगा सकते हैं और साइलेंट से हटा सकते हैं, वो भी सिर्फ आपको आईफोन में देखने को मिलता है। एंड्रॉयड में ज़्यादातर कंपनी सिवाय OnePlus के मेरे ख्याल में कोई भी नहीं कंपनी देती। तो ये जो है ये एक एक्सटर्नल जो फिजिकल म्यूट स्विच है, ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो कि मुझे लगता है कि एंड्रॉयड को भी कॉपी कर लेना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखें तो दो चीज़ें, एक तो इसके अंदर जो सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन आई है 12 Pro Max में आई थी सबसे पहले, उसके बाद अब 13 Pro और 13 Pro Max दोनों में है। तो ये जो चीज़ है ना सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन, ये एक सुपीरियर स्टेबलाइजेशन की फॉर्मेट है एज कम्पेयर टू OIS जो आपको हर दूसरे फ्लैगशिप के अंदर देखने को मिलती है। सैमसंग का भी इवन के जो हो जाए ना उसके अंदर OIS जिसको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन कहा जाता है वो देखने को मिलती है, जबकि इसके अंदर उसके अंदर जो है ना वो लेंस मूव करता है, इसके अंदर सिर्फ सेंसर जो है ना वो मूव करता है, उसके अंदर पूरा लेंस मूव कर रहा होता है। तो ये सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन जो है ये प्रोफेशनल ग्रेड कैमराज के अंदर यूज़ होती है। तो ये जो चीज़ है ना ये एप्पल ले आया, में भी आने वाले टाइम में आपको एंड्रॉइड्स में भी देखने को मिल जाए, लेकिन अभी तक के लिए ये एप्पल के लिए एक अपर हैंड है, आईफोन के लिए एक अपर हैंड है कि आपको उसके अंदर सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है, जबकि एंड्रॉइड के अंदर अभी तक OIS देखने को मिलती है। हाँ, कुछ एंड्रॉइड्स हैं जिसमें आपको गिम्बल स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है, जिस तरह वीवो का X70 Pro Plus हो गया, तो वो एक बहुत ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी है। लेकिन आपको नॉर्मली जो फ्लैगशिप फोन हैं जिसके अंदर आपको टोटल पैकेज भी देखने को मिले, उसके अंदर आपको OIS देखने को मिलती है। तो ये मुझे है उम्मीद है कि जल्दी जो है ना वो एंड्रॉइड भी शिफ्ट हो जाएगा सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन के ऊपर। उसके अलावा जो आईफोन की स्टोरेज है, NVMe स्टोरेज एप्पल यूज करता है, वो बहुत ज्यादा फास्ट है। तो अगर आप स्टोरेज के अंदर कोई भी चीज रीड करते हैं स्टोरेज से या कोई भी चीज उसमें राइट करते हैं तो वो बहुत जल्दी हो जाती है एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड के अंदर टाइम लग जाता है। उसकी भी बहुत फास्ट है, UFS 3.1 स्टोरेज या ज़्यादातर यूज़ होती है, ठीक है, फ्लैगशिप्स के अंदर, लेकिन जो NVMe स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। तो उम्मीद है कि एंड्रॉइड जो है वो इस लेवल तक पहुंच जाएगा, अभी तक नहीं पहुंचा लेकिन, तो ये भी एक आईफोन के लिए प्लस पॉइंट है। और फिर आखिरी जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि यार एप्पल का शशका है, लोग एप्पल को दिखाते हैं, ठीक है, ये एक ब्रांड वैल्यू इसकी बनी हुई है, ठीक है, एक आइकॉनिक फ़ोन होता है, ठीक है, आईफोन इसको कहा जाता है। तो और ख़ास तौर पे जो सेलिब्रिटीज़ हैं ज़्यादातर वो इसको यूज़ करते हैं। तो
लोगों के अंदर भी शौक पैदा होता है कि हम आईफोन लें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आईफोन बेटर करता है एंड्रॉयड से। लेकिन एंड्रॉयड भी कुछ चीज़ें हैं जो बेटर करता है आईफोन से, जो कि आप आईफोन में कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आईफोन के अंदर रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो उसी हवाले से एंड्रॉयड के जो है ना वो कुछ फीचर्स हैं। तो वो वीडियो भी मैं जल्दी बना के जो है ना वो अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। 3 से 4 दिनों के अंदर इस वीडियो के अपलोड होने के बाद वो वीडियो आ जाएगी। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है, बेस्ड ऑन ये जो मैंने फैक्ट्स बताई हैं ना, इनकी बेस पे, इस बेस पे नहीं कि यार बस आईफोन आईफोन है, ठीक है, इस बेस पे नहीं। आप वर्क देखें कि कौन ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको जो है ना वो बेनिफिट दे सकता है, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, आप उसको काम में लेके आ सकते हैं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं। तो ये चीज़ें देख के फिर फैसला कीजिएगा। और आज की वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताइएगा। आप इसके किसी पॉइंट से इत्तेफाक करते हैं नहीं करते, वो ज़रूर लिख के बताइएगा। कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आप ऐड करना चाहते हैं वो कमेंट्स में लिख के बताइएगा, ठीक है गाइज। तो अब मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि एंड्रॉयड वाली वीडियो भी आप लोग जो है ना वो जैसे ही आए आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है गाइज। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।